क्लास में अगर आपने देखा होगा तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, किसी न किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है कि नहीं। पार्टिकल का मोशन हमेशा कहां पे था, स्ट्रेट लाइन पे था, वन डायमेंशन मोशन था पार्टिकल का। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। क्यों वेक्टर के बारे में पढ़ना है, अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी, अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, तो आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पहले की डिस्प्लेसमेंट से, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको चेंज इन एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। अब बहुत ध्यान से आज की बात सुन लो, अगर तुमको वेक्टर ठीक से नहीं आया तो तुमको पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम रहेगी। मोशन इन टू डायमेंशन में अकेला वेक्टर नहीं इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी फिजिक्स में यूज हो रहा होता है। तो अगर आपको वेक्टर की क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आपको फिजिक्स के कई चैप्टर्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आओ हम शुरू करते हैं वेक्टर्स। लिखो टॉपिक वेक्टर्स। चैप्टर का नाम लिखो वेक्टर। वेक्टर सीखने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा क्वांटिटीज की। किसकी बात करेंगे बेटा? क्वांटिटीज की। और जब भी मैं क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं तो आप सबको पता है कि क्वांटिटीज कितने टाइप का है। तो बेसिकली नाउ दे आर थ्री टाइप्स। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो बेटा, ध्यान दो फटाफट, क्वांटिटीज की तरफ ध्यान दो। तो क्वांटिटीज कितने तरीके का है बेटा? तो अगर आप ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करोगे तो क्वांटिटीज मेरे पास थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स की क्वांटिटीज है बेटा? थ्री टाइप्स की क्वांटिटीज है। कौन कौन सी क्वांटिटी है? पहली क्वांटिटी है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, एंड द थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी इज माय टेंसर क्वांटिटी। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हो गई बेटा मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड माय टेंसर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? अब जरा समझो कि किसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, किसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे और किसको हम टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। एनी आइडिया किसको कहते हैं भाई? किस स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ वो ना हो वो कौन? किसको कहते हैं हर्षिता स्केलर क्वांटिटीज? किसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज? ब्रह्म प्रकाश किसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज या स्केलर क्वांटिटीज? किसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी? अच्छा स्केलर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लास 9th वाली एटलीस्ट डेफिनेशन तो याद होगी, पर वो भी नहीं है। तुमने बताई क्लास 9th वाली डेफिनेशन, 5 तक घुमा के 9th वाली डेफिनेशन भी भूल चुके हो। पर इसने मुझे बताई 9th वाली डेफिनेशन। वो क्या थी कि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है। सही है गलत है हम आगे देखेंगे। यस तुम बताओ। हाँ अब सही कह रहा है ये छोटू ने, इनिशियल मेरी बिगिनिंग क्लास लगाई थी इसलिए इसने सही आंसर दिया। बात समझो, पहले मैं छोटी बात बताऊं आपको। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा आपको 9th में पढ़ाया जाता था, जो पूरी तरह से सही नहीं है। तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? कैसे पता चलेगा स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझो। सबसे पहले इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा। इस क्वांटिटी के पास क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? सो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एनी न्यूमेरिक वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? एनी न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, 6 मैग्नीट्यूड है। आज का टेम्परेचर 32 डिग्री है, 32 इज मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है? इस रूम का एरिया मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 इज मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है सारी बात? कहीं भी केवल मैग्नीट्यूड की बात हो और एनी न्यूमेरिक वैल्यू हो केवल, तो हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी।
नाइन्थ में एक बात पढ़ाई जाती थी कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये भी बात आप याद रखना। क्या याद रखना कि स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसी स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शंस भी हैं और कुछ ऐसी स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शंस नहीं है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। इलेक्ट्रिक करंट, आप अभी क्लास 10th पास करके आए हो, है ना? लड्डू नहीं खिलाई आपने रिजल्ट की, वो अलग बात है, बट आपके मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। आपने वहां क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। कैसे? करंट के पास कुछ ना कुछ क्या था? मैग्नीट्यूड था। 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 60 एम्पियर, कुछ एम्पियर का करंट भी फ्लो कर रहा था। और करंट के पास क्या थी? डायरेक्शन भी थी। क्या डायरेक्शन थी करंट की? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट के पास क्या है बेटा? डायरेक्शन भी है। लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आ रही बात समझ? यहीं पर आपके क्लास 9th की डेफिनेशन फेल हो जाती। तो करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। करंट के पास मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। करंट के पास डायरेक्शन है? बिल्कुल है। स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो जी, एक हो गई बात करंट की बात। दूसरी बात देखो, और कौन सा? हीट फ्लो। अगर मान लो अभी लाके अजय ने चाय रखी है और ये गर्म चाय है, ये थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी कि गर्म हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो विद द टाइम चाय का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो हीट फ्लो हो रहा है। हीट फ्लो की क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। डायरेक्शन भी इसकी पता है, मैग्नीट्यूड भी है, कुछ ना कुछ अमाउंट से हीट फ्लो हो रहा होगा। तो हीट फ्लो फिर से कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी। नाउ सी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, हीट फ्लो इज ए स्केलर क्वांटिटी, और हीट फ्लो के पास, करंट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। करंट के पास क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगेन हीट फ्लो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, और इसके पास भी क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। और तीसरा एग्जांपल देखो, प्रेशर। तीसरा एग्जांपल क्या है बेटा? प्रेशर। आपने देखा है प्रेशर? प्रेशर की डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है। इस दिन घर वालों के साथ चले जाओ सब्जी लाने के लिए, अब वो 5-5 किलो आलू और प्याज खरीद के तुमको पकड़ा दे, पकड़ो हाथ में, कहां प्रेशर फील होगा? जहां पकड़ रखा है। यस और नो? वहां फोर्स लग रही होती है कि प्रेशर लगती है? प्रेशर लगती है। ये जो बैग लेकर आप जा रहे होते हो, इसमें मैं तुमको रोज बोलूं कि एसएल डाल लो और उधर केमिस्ट्री की एमबीडी वाली बुक डाल लो, ऐसी 10 बुक्स डाल लो, तो तुम्हारे ये जो बैग का स्ट्रिप है और बिल्कुल पतला हो जाए। चुभेगा नहीं चुभेगा? ये स्ट्रिप क्यों मोटा होता है, क्यों चौड़ा होता है? ये ताकि आपको प्रेशर कम लगे, प्रेशर कम लगे। तो प्रेशर की डायरेक्शन होती नहीं होती है? बिल्कुल होती है। प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बट स्टिल प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज। बहुत ध्यान से सीखो बेटा, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। क्या सीखने की? हाँ बिल्कुल होता है बेटा। आप हाथ से बैग पकड़ो, इधर लग रहा है प्रेशर, हाथ पे लग रहा है नीचे की तरफ प्रेशर, डायरेक्शन तो है। यस और नो? अगर आप एक नेल को हैमरिंग कर रहे होते हो, तो नेल के लोअर साइड पे क्या लग रहा होता है? लग रहा होता है प्रेशर। तो प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं है? बिल्कुल है। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। तो प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी है और प्रेशर के पास डायरेक्शन भी है। स्टिल प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। So these are the examples of scalar quantity having direction. एक मिनट बेटा। Examples of scalar quantity having direction as well.
ठीक है। और अगर सिंपल एग्जांपल, हाँ बोलो, फिर तुम कुछ कह रहे थे। वो तो सिखाऊंगा, तभी तो मेरे पास आए हो। इस क्षण में तुमको सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। सारे पिछले जो पाप हैं वो धुलेंगे। यहां तक पूरी बात क्लियर है। ये कैसे स्केलर क्वांटिटीज हैं? विच हैव हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसे नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल्स अगर मैं तुम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, कुछ एग्जांपल्स बताओ। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी तो क्या क्या है? स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम। बाकी लोग लड्डू लेके आए मुंह में, कुछ बोल दो यार। टाइम, टेम्परेचर, और कुछ? कोई स्केलर क्वांटिटी बताओ ब्रह्म। वेट तो वेक्टर क्वांटिटी है। मोल तो क्वांटिटी है, मोल खुद एक क्वांटिटी है, बट एक स्केलर क्वांटिटी है। मोल तो नंबर्स होता है। मोल का बेसिक मतलब क्या होता है? नंबर। मोल कोई क्वांटिटी नहीं है, नंबर है। जैसे डजन, डजन क्या है? नंबर। कहते हो ना 1 डजन केला दे दो, तो फिक्स है कितना केला दो? 12 केला दे दो। वैसे जब तुम अभी मोल पढ़ रहे हो तो मोल का मतलब क्या है? 6.22 इंटू 10⁻23। क्या दे दो? पार्टिकल्स दे दो। तुम किसी को बोलोगे एक मोल अंडे दे दो, इतने सारे अंडे देगा तुमको। एक मोल केला दे दो, इतने सारे केला देगा। सिमिलरली मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। सो मोल इज नंबर, इट इज मैग्नीट्यूड। मोल इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड हैविंग फिक्स अमाउंट। हाँ जी, कोई स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दो बेटा, कोई स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दो। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हो गया। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दो। लेंथ, यार इतना कुछ पड़ा हुआ है। लेंथ, एरिया हो गया मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं हुआ है, कर देता हूं भाई। विड्थ भी एक तरह का एरिया ही होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का और एग्जांपल दो। 10 तो पूरा कर दो, 10 एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज तो पूरा कर दो। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेरी गुड। एक और एग्जांपल दो कोई भी। और जिनको कुछ नहीं पता उनको कम से कम इतना जरूर याद होना चाहिए। और कोई स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दो। अरे बहुत कुछ है दुनिया में यार। हाँ जी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है गोबर। हट, अभी तो सिखाया है। स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, डेंसिटी। और कुछ तो याद करो, कुछ टर्म्स याद करो साइंस के। कौन? जड़ नीचे। हाँ जी, कैंडेला तो यूनिट है यार, क्वांटिटी थोड़ी। हीट, लाइट इंटेंसिटी की, लाइट क्वांटिटी थोड़ी है एक तरह की। लाइट इंटेंसिटी क्वांटिटी है, तुम कह सकते हो उसको। कुछ और एग्जांपल दो। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है गोबर, फोर्स स्ट्रॉन्ग वेक्टर क्वांटिटी होती है। कुछ तो सोचो, कुछ टर्म सोचो क्लास 9th के। फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ, एक तुमने और नाम बोला तो वो भी लिख दूं। वेवलेंथ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और कुछ बता दो। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। और पावर स्केलर क्वांटिटी है। एक ही चैप्टर के टर्म्स जैसे है, सब स्केलर क्वांटिटीज। एक टर्म और बता दो। 14 हो गया, 15 कर दो। 14 हो गया, 15 कर दो। एक टर्म बता दो और स्केलर क्वांटिटीज। एम्पलीट्यूड स्केलर क्वांटिटी ही है, पर वो लेंथ ही होता है। एम्पलीट्यूड बेसिकली है लेंथ। और कुछ? ग्रेविटी? नहीं बेटा, ग्रेविटी इफेक्ट है, वो क्वांटिटी नहीं है। ग्रेविटी एक इफेक्ट है। हाँ जी, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी। चलो फटाफट पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ बोलो ब्रह्म, बोलो बेटा। क्या बेटा? जाउल तो यूनिट होता है बेटा, एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। जाउल क्वांटिटी नहीं है, और वो जाउल नहीं है, जूल है। जाउल उसका पंजाबी वर्जन बना दिया लोगों ने। इज जूल।
सेशन एंड होगा फिर से शुरू कर देना। हर्षिता नोट डाउन कर लो, ये फोटो मत खींचा करो। संयम कहाँ रह गया? अब याद है क्लास लगाने? अच्छा हाँ, वो आउट ऑफ स्टेशन गया, मेरे को मैसेज किया था। रब कर दूं? जल्दी करो, फटाफट तेजी से काम करो बेटा। तेजी से लिखो। हर्षिता तुम्हारी नोटबुक कहां रह गई बेटा? वेडनेसडे के टेस्ट में रिलेटिव वेलोसिटी तक आएगा आपको, रिटन टेस्ट में। और अब वेडनेसडे के टेस्ट से जिसके मार्क्स कम आएंगे, पेरेंट्स आएंगे यार, मैं तुमको बोल दे रहा हूं। मोशन इन वन डायमेंशन, और जो मिस करेगा मैं अगले दिन उसको क्लास में करने दूंगा। कल वाला टेस्ट मुश्किल था, लगभग क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस थे। मैं एक दिन टेस्ट को डिस्कस कर देता हूं, इस टेस्ट को। हाँ जी, डाउट थे, पूछना चाहिए था बेटा। चलो एक कोई गलती से हो गया होगा, वो देख लूंगा मैं। डन बेटा, रब कर दूं? हाँ जी, क्लास तो बस चलेगी आज, रह जाओ। हो गया, रब कर दूं? क्या बेटा? ये तुम मान के चलो, देखो तुम्हारा सेशन लेट शुरू हुआ है तो बाकी टीचर्स की परेशानी हो जाने, हमें कुछ एडवांटेज मिला है, वो हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है? तुम अपने इस चीज को मैं बैठा यही सोच रहा था, कल भी सोच रहा था और आज ही मैंने सोचा, और पहले भी आपको ये बात बोली है कि चलो संभव जैसे भी हो टाइमिंग अगर थोड़ी लेट कह दो तुम, क्योंकि 6:30 शुरू हो जाती तो बहुत अच्छा होता, तुम आ जाते 6:45 कर जाते हो। मैंने सोचा कि इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। मेरे को एक एडवांटेज समझ में आया कि फिजिक्स को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिटेल इन द सेंस, नॉर्मली हर साल कब शुरू होता था सेशन? अप्रैल, अप्रैल में भी नहीं, अप्रैल मार्च पेपर खत्म होता था, हम 10 और 11 अप्रैल को सेशन शुरू कर देते थे, +1 की क्लास शुरू हो जाते थे। आप कितने महीने लेट हो? अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई। जून वाला तो ऐसे ही छोड़ दो, छुट्टियों के पहले की बात है। आप अप्रोक्सीमेटली 3 महीने लेट हो। स्कूल वालों ने लगभग वही पेस रखनी है, क्योंकि उनको पढ़ाना तो है नहीं, उन्होंने तो लंगर बांटने जैसा काम करना है। ये हो गया, वो आता था, वो भूल चुके हो, ये कर लो, ये है ऐसा है, वो वैसा है। अब मेरे सामने एक चैलेंज है। मेरे सामने क्या चैलेंज है? मैंने तुम्हें कंसेप्ट भी बनाने हैं, मैं तुमको साथ साथ में नोट्स भी लिखवाऊंगा, मैं तुमको कॉम्पिटिटिव भी तैयारी करवाऊंगा, तुम्हारे डीपीपीज भी करवाऊंगा। तो अपने को क्या चाहिए? टाइम। बात समझ में आ रही है? अपने को क्या चाहिए? टाइम। और मेरा कुछ स्केड्यूल फिक्स होता है, जैसे कि आपको पता है एवरी वेडनेसडे यू हैव अ रिटन टेस्ट एंड एवरी अल्टरनेट संडे यू हैव एमसीक्यू टेस्ट। बात समझ में आ रही है? एवरी अल्टरनेट संडे यू हैव एमसीक्यू टेस्ट। अब इस संडे को होपफुली आपका क्लास होगा, और ये शाम की जो क्लास है ये आप मान के चलो कि इसको मैं पुश करके ले ही जाऊंगा 8:30 8:45। ये देखो, ये पता क्या मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम परेशान हो रहे हो, तुम सोचो मेरे बारे में, तुम सोचो मेरे बारे में, अपने को भी तो घर जाना है, यस और नो? अगर मैं ये सैक्रिफाइस करूंगा, देर तक बैठूंगा, किसके लिए? किसके लिए? फॉर बेटरमेंट ऑफ
योर फ्यूचर। ये मेरी भी आखिरी क्लास होती है, तो मैं भी सुबह से क्लास लेते लेते टायर्ड होता हूं, बट हमारे पास टायर्डनेस का कोई स्कोप है नहीं। अगर हमारा एम्बिशन बड़ा हो, गोल बड़ा हो, अगर हमने सोच रखा है कि हमने कुछ करना है, अब मैं तुमको 1 घंटा बढ़ा के भी छोड़ सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो जिस दिन ज्यादा थके रहोगे कर लेंगे, बट वी विल पुश द लिमिट। परेशान लग रहे हो हर तरफ, ठीक है ना? नोट डाउन कर लिया? चलो आगे चलते हैं। रब कर दूं? अब देखो, तो अब ये क्वेश्चन जेन्युइन आया था, इसने मेरे से पूछा था कि सर स्केलर क्वांटिटी तो ठीक है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती थी, आपने स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती थी, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती थी, बेचारे वेक्टर से आपने वो भी छीन लिया, बेचारे वेक्टर से आपने वो भी छीन लिया। तो अब अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? अब इस बात को जरा समझो। पहली चीज, मैग्नीट्यूड तो चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए अपने को? मैग्नीट्यूड का मतलब तो सबको समझ में आ चुका है बेटा। क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब? एनी न्यूमेरिक वैल्यू, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या लिखा है? स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगी ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या है? इफ ए क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट मस्ट हैव डायरेक्शन। तो इसकी मतलब इसका क्या है? इसके पास डायरेक्शन होगी। ऐसा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। पर अभी भी एक सवाल है कि सर इसके पास भी कुछ क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन थी, तो अब हम उसको कैसे पहचानेंगे? आपको कैसे पता चला कि करंट स्केलर है वेक्टर नहीं है? क्योंकि करंट के पास स्केलर मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है। तो तीसरी चीज है, शुड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तीसरी चीज क्या है बेटा? क्या होना चाहिए इसके पास? इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब तुम्हारे मन में फिर एक सवाल आ सकता है कि सर ये क्या है? तो पहले इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ जाओ, ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि वेक्टर जो है ये अकेला एक चैप्टर नहीं है, ये आपको +2 तक यूज होता रहेगा। अब बात समझते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। मान लो ये सारे बॉयज मिलके मुझे इधर खींच रहे हैं 20 न्यूटन, और ये सारी गर्ल्स मुझे मिलके इधर खींच रही हैं 5 न्यूटन। मेरे पे टोटल कितनी फोर्स लगेगी? ये तुम सब कितने फोर्स लगा रहे हो? लौटे लपाड़े कितने फोर्स लगा रहे हैं? 20 बी, और ये सारी 5। मेरे पे टोटल फोर्स कितनी हो गई? मेरे पे टोटल फोर्स बताओ, ज्ञान मत दो, फोर्स बताओ, वैल्यू बताओ। ये 20 है, ये 5 है, टोटल फोर्स 25 या फिर 25। क्लास 9th की तुम लोगों ने मतलब बैंड बजा रखी है। पहले बात समझो, इसका सही आंसर, तुमने गलत आंसर दिया, अच्छी बात है, तुमने गलत आंसर दिया, अच्छी बात है। सही आंसर इज 15, सही आंसर इज 15, लेकिन तुमने बताया कितना? 25। तुम अपनी जगह सही थे। कैसे सही थे? क्वांटिटीज को ऐड करते हुए हम कभी डायरेक्शन को तो देखते ही नहीं, हम क्वांटिटीज को ऐड करते हुए कभी भी डायरेक्शन को तो देखते ही नहीं। यहां पे ये क्यों हो गया 15? क्योंकि इधर कितना लग रहा है? 20, इधर कितना लग रहा है? 5। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 20 - 5 दैट विल बी 15, दैट विल बी आवर नेट फोर्स। तो इसका मतलब आप एक बात समझो कि आपको वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना अभी तक आता ही नहीं है। मेरे पे क्या लग रही थी? फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आप एक बात समझो, आपको जो भी एडिशन के रूल सिखाए गए ना, आपने एडिशन का रूल सीखा है? सब्ट्रैक्ट करना आता है आपको? मल्टीप्लाई करना आता है आपको? तो बोलो, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब आपने किस क्वांटिटी के लिए सीखा है? ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटी। आपको जो पहले से आता है वो किसके लिए आता है?
स्केलर क्वांटिटीज के लिए आप वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना जानते ही नहीं हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तुम्हारे पास एक 10 न्यूटन की फोर्स है। कितने की फोर्स है? 10 न्यूटन की। ब्रह्म आंसर करोगे। तुम्हारे पास एक 10 न्यूटन की फोर्स है, तुमको एक और फोर्स लगा दी गई 5 न्यूटन की, तुम पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है? तुम्हारे पास एक 10 न्यूटन की फोर्स है और तुम पे एक और फोर्स लगा दी गई 5 न्यूटन की, तुम्हारी टोटल फोर्स कितनी हो गई? आप आंसर ही नहीं कर सकते, आपको इसको ऐड करना आता ही नहीं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी। मान लो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। और तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है। तुम्हारी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? तुम्हारी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? तुम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपको वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना अभी तक नहीं आता। बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुमको किस तरह की क्वांटिटी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आता है? स्केलर। आपको कौन सी क्वांटिटी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता? वेक्टर। आपको वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आता ही नहीं है, वही मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां क्या था? शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वगैरह। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो वी विल लर्न ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जो आपको एडिशन आती है वो किसके लिए आती है? स्केलर के लिए। जो आपको सब्ट्रैक्शन आती है वो किसके लिए आती है? स्केलर क्वांटिटी के लिए। जो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है वो किसके लिए आती होती है? स्केलर क्वांटिटी के लिए। तो एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, वेक्टर चैप्टर में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, वेक्टर को मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? पहले कुछ वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल बता दूं। बहुत बुरा हाल है यार तुम लोग के 9th का, बहुत ज्यादा। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अब ब्रह्म के जो दोनों एग्जांपल थे वो तुम लोग दे सकते हो, ठीक है। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। दूसरी चीज वेलोसिटी। तीसरा एक्सेलरेशन। चौथा फोर्स। पांचवा मोमेंटम। सिक्स्थ एनर्जी। हर तरह की एनर्जी अभी लिखाया है। एनर्जी हर तरह की क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी। और बताओ कुछ वेक्टर क्वांटिटीज। ब्रह्म अब वेक्टर क्वांटिटी बता दो यार, पीछे तुमने काफी वेक्टर क्वांटिटीज बताई थी, अब तो कोई वेक्टर क्वांटिटी बता दो। ये कह रहा सर दोनों स्टॉक खत्म हो गया, उधर वाला इधर यूज हो गया, इधर वाला उधर यूज हो गया, अपना स्टॉक ही खत्म हो गया है। तुम लोग बताओ कोई वेक्टर क्वांटिटी भाई। वेट। वेट एक तरह का फोर्स होता है बेटा, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। और कुछ? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ जी, उससे क्या होगा? है तो वो एनर्जी ना। मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। और कुछ? अच्छा लग रहा है कुछ कुछ तुम बता रहे हो, मजा आ रहा है। और कुछ? और कुछ? जितने तरीके की फोर्स होगी, पहले मेरी बात सुनो, जितने भी तरीके की फोर्स होगी वो सब कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो वेट फोर्स हो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अगर उसके आगे क्या लग जाएगा? फोर्स, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी तरह की वेलोसिटी होगी, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें रेड वाले की जरूरत हमें +1 में नहीं पढ़ने वाली है, पहले वेक्टर क्वांटिटी लिखो, फिर सिखाता हूं टेंसर, और फिर वेक्टर को कुछ बेसिक बातें वेक्टर की। तेजी से लिखो बेटा फटाफट। रिटार्डेशन तो एक्सेलरेशन ही है बेटा,
द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कल हर्षिता पहले आके वीडियो से दोबारा नोट्स बना लेना। ओके बेटा, अब देखो बात करते हैं हम टेंसर क्वांटिटी की। एकदम तुम भी फोटो खींच रही है। अब आ जाओ, देखो बेटा हम बात करते हैं किसकी, टेंसर क्वांटिटी की। अब इसको जरा समझ लो, ऐसी क्वांटिटी जो कि ना तो स्केलर हो ना ही वेक्टर हो, उस क्वांटिटी को हम कैसी क्वांटिटी बोलेंगे बेटा, टेंसर क्वांटिटी। जो कि ना हो क्या हो बेटा, ना तो स्केलर हो और ना ही क्या हो वो वेक्टर हो, ऐसी क्वांटिटी को हम कैसी क्वांटिटी बोलेंगे बेटा, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, आपने कुछ क्वांटिटी डायमेंशन के समय पढ़ी होगी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेन पढ़ा था ना, इसके पास डायमेंशन है और ना इसके पास फिक्स है कि स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हो ना, फॉर्म में आता होता है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये थर्ड टाइप है। बात समझ में आ रही है, ना तो ये स्केलर है ना तो ये वेक्टर है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा ना तो इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, तो ये स्ट्रेन हो गया। और एक मैं और बता रहा हूं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको सॉलिड्स पढ़ा रहा हूंगा तो मैं आपको स्ट्रेन पढ़ाऊंगा, और जब मैं आपको रोटेशनल मोशन पढ़ा रहा हूंगा तो आपको क्या पढ़ाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दीज बोथ आर क्वांटिटी आर एग्जांपल्स ऑफ टेंसर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता, वेरी कर रहा होता है बेटा, और इसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही होती है। ठीक है, कैसे वेरी कर रही होती है, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो वहां आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको जब मैं रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा, और ये जब मैं सॉलिड्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर हम सीखते हैं वेक्टर की कुछ बेसिक बातें, और फिर हम वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। तेजी से नोट डाउन करो बेटा। हाँ जी, नहीं बेटा, उससे फिर भी वो क्वांटिटी टेंसर नहीं है। डन, रब कर दूं, चलो बहुत अच्छे। अब वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूं। वो देखो क्या है, आ जाओ। सबसे पहली चीज, किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इस चीज को कहा जाता है हेड, और इसको क्या कहा जाता है बेटा, टेल। और हेड से टेल तक का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ अ वेक्टर। क्या कहा जाता है बेटा, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। और किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है, इट गिव्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की लेंथ अपने को क्या बताती है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो जो भी किसी भी वेक्टर की लेंथ होगी वो हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है और ये मान लो मेरे पास कोई बी वेक्टर है। कौन बड़ा होगा बेटा, बी वेक्टर बड़ा होगा, क्योंकि बी वेक्टर की लेंथ बड़ी है, इसलिए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक और छोटी सी बात, आज के बाद अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखोगे तो आप उसके हेड पे एरो जरूर बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने अब सीधे v नहीं लिखना है, v के ऊपर ये हेड बनाना है। इट विल स्पेसिफाई दैट वेलोसिटी इज अ
वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी बनाओगे तो आप उसके ऊपर ये एरो जरूर बनाओगे। फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के ऊपर भी आप ऐसे एक एरो बनाओगे। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन के ऊपर भी आप ऐसे एरो बनाओगे। तो ये एरो क्या सिग्निफाई करता है? दैट दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो आप उसके ऊपर एरो जरूर बनाओगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, तीसरी चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब सबको समझ में आ चुका है बेटा? मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मुझे किसी, मान लो ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मुझे बस मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? बस मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोला तुम पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। क्या मैंने मैग्नीट्यूड भी बताई है, डायरेक्शन भी बताई है, केवल मैग्नीट्यूड बताई है? केवल मैग्नीट्यूड बताई है। तो इस केस में आप वेक्टर के आगे दो ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दो। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बोलो, बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिख दिया, इसका मतलब क्या लिखा है मैंने? बोलो बेटा, मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है। तो आप किसी के आगे ऐसे बार लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? यू आर राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। इतनी बातें नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो देखना, सेशन खत्म होगा फिर शुरू कर देना। डन। हो गया बेटा? चलो, ये हो गया। अब एक पॉइंट लिखो नोट करके, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। क्या लिखो बेटा? वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। इसका मतलब क्या है बेटा? हम वेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट कर सकते हैं बेटा? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? किसी भी वेक्टर को क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। इसकी लेंथ क्या बताता है? इसकी मैग्नीट्यूड। और इसका हेड क्या बताता है? इसकी डायरेक्शन। तो अगर ये मान लो ए वेक्टर है, इसको मैं उठा के यहां ऐसे शिफ्ट कर दूं तो क्या वेक्टर चेंज हो गया या सेम रहेगा? सेम रहेगा ना। मैंने इसकी लेंथ चेंज की, ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली। अच्छा, ध्यान दो इधर। इसका मतलब वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो ऐसे कोई बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है और ये बी वेक्टर का लेंथ है। सिमिलरली अगर मैं उसको उठा के इधर शिफ्ट कर दूं तो ये भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं किसी भी वेक्टर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट कर सकता हूं बेटा? पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, है ना। इस वेक्टर को उठाकर यहां से यहां शिफ्ट किया जा सकता है, इस वेक्टर को उठाकर यहां से यहां शिफ्ट किया जा सकता है। नोट डाउन करो फटाफट, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। हम क्यों वेक्टर्स को शिफ्ट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेशन खत्म हुआ, रुक गया, कर दिया।
बात समझ में आ रही है? वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखना, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is always calculated by the angle between two vectors is always calculated by joining their tail and tail. The angle between two vectors is always calculated by joining their tail and tail. अगर आपको कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है, तो उस एंगल को आप कैसे निकालोगे? बाय ज्वाइनिंग देयर टेल एंड टेल। वो देखो जरा कैसे। मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है और मान लो मेरे पास ये बी वेक्टर है, और कोई बोले कि दिस एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या सही होगा? तो अब कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्या सिखाया था, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। या तो आप ए को शिफ्ट कर दो या फिर किसको शिफ्ट कर दो, बी को, और फिर क्या कैलकुलेट कर दो, एंगल बिटवीन देम। देखो इसमें से दोनों चीजें हो सकती हैं। पहले मैं किसको शिफ्ट कर दूं, ए को कि बी को? ए को। चल ए को पहले कर देता हूं, शिफ्टिंग ए। ये सब आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चंस में क्या होगा, यूज होगा। आपको बुक में भी ऐसे नहीं मिलेगा, मैं आपको बहुत बेसिक बातें समझा के पढ़ा रहा हूं। तो ये ए है, ये बी है, और पहले ए कहां था, यहां था। मैंने ए को उठाकर क्या किया, शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही पैरेलली है, सीधा ऊपर शिफ्ट कर दिया। ना मैंने एंगल चेंज किया है, ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया है, तो ए यहां से यहां तक क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, मैंने किसको शिफ्ट कर दिया, ए को शिफ्ट कर दिया है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये कौन मेरे पास, बोलो बेटा, ए वेक्टर, और यहां पर ये कौन है बेटा मेरे पास, बी वेक्टर। अब यहां किसको शिफ्ट करना है बेटा, बी को, तो बी को यहां से उठाकर बिल्कुल पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो। बोलो यस और नो, बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? And now this angle is theta. So this theta angle is angle between A vector and B vector. Similarly, this theta is angle between वेक्टर। बोलो पूरी बात क्लियर है? यहां मैंने किसको शिफ्ट किया है, बी वेक्टर। आ रही बात समझ? पक्की बात है? नोट डाउन करो इसको भी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को जनरली क्लियर नहीं होती। आप अपने किसी दोस्त से पूछना, उसके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है? तो आप इनको समझते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। डन बेटा, रब कर दूं? जिसका हो गया है वो मुझे यहां पर एक एग्जांपल में बताओगे कि क्या एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जल्दी से निकाल के दिखाओ। नहीं, नंबर्स में नहीं, केवल बताना है, उसको ड्रॉ करके बताना। नंबर तो चाहिए ही नहीं, अभी तो बस हम थीटा की बात कर रहे हैं।
ये वाला रब कर दूं बेटा सारा? क्या कर सकता हूं बेटा मैं? या तो मैं किसको शिफ्ट कर सकता हूं, ए को या फिर बी को। पहले देखो मैं ए को शिफ्ट कर दूं तो ए यहीं की जगह यहां बन जाएगा, बोलो यस और नो। एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दूसरा एग्जांपल देखो, ये मेरे पास ए वेक्टर था, ये मेरे पास बी वेक्टर था। अब मैं किसको शिफ्ट कर सकता हूं बेटा? बी को। तो देखो मैं बी को यहां से पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, ये आ गया बी वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा। आप दोनों में किसी को भी शिफ्ट करो, एंगल हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जितनी वैल्यू थीटा की यहां आएगी उतनी वैल्यू थीटा की यहां आएगी। और अगर आपको कहीं पर टेल एंड टेल पहले से दिया हुआ है, मान लो ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो सिंपली दिस इज एंगल थीटा। यहां कुछ भी शिफ्ट करने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको पहले से दोनों वेक्टर के टेल एंड टेल जो है ना, तो कुछ भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो देन शिफ्ट देम। क्लियर पूरी बात? चलूं आगे? चलो, अब हमने छोटी छोटी बातें सीख ली है, अब हम वेक्टर को ऐड करने का मेथड सीखेंगे। तो लिखो मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम क्या सीखेंगे बोलो बेटा? मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने आपको पहले भी ये बात आज बताई थी कि अभी तक हमें किस क्वांटिटी को ऐड करना आता था बेटा? स्केलर क्वांटिटी को। अब हम कौन सी क्वांटिटी को ऐड करना सीख रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना सीख रहे हैं। तो हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को कैसे कैसे ऐड किया जा सकता है। तो तीन तरीके ऐड करने के लिए। पहला कहलाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला क्या कहलाता है बोलो बेटा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा कहलाता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा क्या कहलाता है बेटा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा कहलाता है बेटा मेरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज मैं आपको केवल एक लॉ सिखाऊंगा, उसकी भी बेसिक बातें, फिर डिटेल डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो वेक्टर को ऐड करने के कितने मेथड बेटा? 3। पहला मेथड कौन सा है बोलो बेटा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा मेथड कौन सा है बोलो बेटा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और तीसरा मेथड कौन सा है बेटा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले एक बात समझो, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास बस मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन होगी, कि दोनों चीजें होंगी? बोलो भाई। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है उसके पास बस मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन होगी, कि दोनों चीजें होंगी? दोनों चीजें होंगी। अब इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लो, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो आप उनके मैग्नीट्यूड को अलग सॉल्व करोगे, आप उनकी डायरेक्शन को अलग सॉल्व करोगे। नहीं, मेरी बात समझ में आई? आप उनके मैग्नीट्यूड को अलग सॉल्व करोगे, डायरेक्शन को अलग सॉल्व करोगे। मैं करना सिखाऊंगा। तो पहले अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, दैट इज द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आपको क्या सिखा रहा हूं मैं? रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन तीनों लॉ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों किसी न किसी शेप का नाम है ना? पहला कौन सा है? ट्रायंगल। दूसरा कौन सा है बेटा? पैरेललोग्राम। तीसरा कौन सा है बेटा? पॉलीगन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों किसी न किसी किसका नाम है? शेप का नाम है। तीनों किसी न किसी किसका नाम है बेटा? शेप का नाम है। चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, चाहे वो पॉलीगन। आओ मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं ट्रायंगल लॉ। और मैं ट्रायंगल लॉ में आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं बेटा? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। क्या निकालना सिखा रहा हूं बेटा अभी आपको मैं ट्रायंगल लॉ में?
डायरेक्शन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहली चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां ट्राइंगल लॉ यूज करना है, पैरेललोग्राम या पॉलीगन? पहली बात सब, ऐड करने के लिए कम से कम कितने वेक्टर्स होने चाहिए बेटा? दो। अकेले वेक्टर को तो ऐड कर ही नहीं सकते। तो मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये मेरे पास दूसरा है बी वेक्टर। जहां ए का हेड है वहां बी का कौन है? टेल है। जहां ए का हेड है वहां बी का कौन है? टेल है। तो जहां कहीं भी हेड टेल कॉम्बिनेशन होगी, कौन से कॉम्बिनेशन होगी बेटा? बेटा हेड टेल कॉम्बिनेशन होगी। वी विल यूज द ट्राइंगल लॉ। वी विल यूज द ट्राइंगल लॉ। क्या करेंगे बेटा? ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर। हमें क्या निकालना था बोलो बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मुझे कहां से शुरू करना है? ए के टेल से बी के हेड तक। आई बात समझ? ए के टेल से बी के, बोलो बोलो, चुप रह के बैठोगे? मेरे को आता है, मेरे को आता है तो 20 बार बोल रहा हूं। तुमको नहीं आता है तो मूर्ति की तरह देख रहे हो, नंबर भी मूर्ति जैसे आएंगे। फिर बात समझ में आ रही है? मुंह में लड्डू लेके थोड़ी आओ कि बोलोगे तो गिर जाएगा। बोलो, बोलोगे तो याद होगा, बैठ के देखने से याद नहीं होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहां से कहां ज्वाइन करेंगे? ए के टेल से बी के हेड तक। तो क्या मिलेगा मुझे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो और कुछ एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। एक पहला होगा। सिमिलरली मुझे दोबारा यहां पर क्या निकालना था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और मेरे पास दो वेक्टर थे, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर। क्या करूंगा बोलो बेटा? ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन करोगे, क्या मिलेगा आपको? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो भी मैं बोलता हूं, मैं 4 बार क्यों बोलता हूं? पहली बार बोलने के बाद आप रिपीट किया करो। अगर आप चुप होके बैठोगे तो दो चीजें होंगी। एक तो क्लास में कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, वो मुझे मुंह देख के पता लग रहा होता है, बैठे बैठे सोच रहे होते हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर बैठ के बोलोगे, मेरे साथ रिपीट करोगे, तो कंसंट्रेशन बनी रहेगी, क्लास में अटेंशन बनी रहेगी, और बोलने से चीजें याद होंगी। और मुझे नहीं याद करना, आपको याद करना है। मैं 20 बार एक लाइन बोलता हूं, तुम एक बार बोलने के पहले भी बचा के रखे हो एनर्जी, कहां ले जाओगे? बात समझ में आ रही है? थोड़ा एनर्जेटिक रहो। तो ये क्या आया है मेरे पास? रिजल्टेंट वेक्टर। किसका? आ रही बात समझ? चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, और अगर मेरे से पूछेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो फिर मैं क्या करूंगा बोलो बेटा? ए की टेल से बी के हेड, क्या मिलेगा मुझे? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस। कोई डाउट बेटा? पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलता हूं। तो लोग अपनी रफ कॉपी पे लिख लो, लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक बात और बताता हूं बस, डन बेटा?
रब कर दूं? अब देखो, अब एक चीज और सिखा दे रहा हूं कि अगर कभी हेड और टेल नहीं बनाया हुआ हो, उस केस में भी हम ट्रायंगल लॉ को किस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर आपको a प्लस बी के जगह b प्लस ए बोल देगा तो क्या करूं? आओ देखो, बस लास्ट इज ट्रायंगल लॉ का। और ये जो, अच्छा पहले एक बात समझो, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये होता है कि ए और वेक्टर और बी वेक्टर मिलके जो काम कर रहा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर भी वही काम करेगा। आपको एक क्लियर एग्जांपल देता हूं। मान लो छोटू ने 100 रुपए के गोलगप्पे खाए। अब वो गोलगप्पे वाले को 100 का एक नोट दे दे या 50 का 2 नोट दे दे, कोई फर्क है क्या? दोनों वही काम करेगा। जितने गोलगप्पे पहले मिलने थे उतने ही बाद में मिलेंगे, कि 50 के 2 नोट देगा तो ज्यादा मिलेंगे? उतने ही मिलेंगे। सिमिलरली मान लो कि तुम लोग सारे मिलकर, लड़के मुझे मिलकर इधर खींच रहे हैं और लड़कियां मुझे मिलकर इधर खींच रही हैं, और इन दोनों के खींचने की वजह से मैं ऐसे मूव कर रहा हूं सर्टेन वेलोसिटी से। तो ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को ऐड करके थर्ड वेक्टर निकाल लो, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों वेक्टर हटा दो, रिजल्टेंट वेक्टर लगा दो, मैं उसी डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो वो दोनों का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले लिखो, द रिजल्टेंट वेक्टर मींस, the resultant vector means it will produce the same effect, which is being produced by a vector and b vector, which is being produced by a vector and b vector. आओ देखो एक और एग्जांपल बेटा। मान लो तुम्हारे पास ये a वेक्टर है और ये मान लो तुम्हारे पास b वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे पास a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, और अगर तुमको कोई b प्लस a वेक्टर बोलेगा तो क्या करोगे? बताओ जरा जल्दी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। छोटू बताओ क्या करें? लास्ट बेंच। सेम कैसे होगा? मैंने b से a वेक्टर ऐड करने के लिए बोला, तभी बोलता हूं बोला करो। हाँ जी, हाँ जी। a वेक्टर को b वेक्टर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। जब भी b प्लस a करना होता है, मैंने क्या सिखाया है? कहां से ज्वाइन करते हैं? b के जो लिखा हुआ है पहले उसका क्या होगा? टेल। जो बाद में लिखा है उसका क्या होगा? हेड। तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर किसको ज्वाइन करते हैं? हेड को। तो b का टेल तो यहां है और a का हेड यहां है, तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। किसको शिफ्ट करना पड़ेगा? चाहे a को चाहे b को। बात समझ में आ रही है? तो मैं a को उठाकर यहां पे शिफ्ट करूंगा। अब कौन ज्वाइन होगा? b के टेल से a का हेड। तभी कहता हूं बातों को ध्यान से समझो। ये a वेक्टर कहां शिफ्ट हो गया है? यहां शिफ्ट हो गया। मैंने 10 बार बोली ये बात और अगली बार पूछा और तुमने पहली बार में ही मिस्टेक कर दी। इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। इतनी मेहनत से पढ़ाने का कोई फायदा, तुमने सही बोला, इतनी मेहनत से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। यहां थीटा की कहां से बात आ गई? रिप्लेस कैसे करेंगे? ऐड करने का रूल ही यही है कि बी के टेल से ए के हेड को ज्वाइन करना है। तो बी के टेल से ए का हेड कैसे ज्वाइन करोगे? अभी तो दोनों एक ही जगह पर है। तो या तो बी को इधर शिफ्ट करके यहां लेकर आओ, या फिर ए को शिफ्ट करके वहां लेकर जाओ, तभी रिजल्टेंट आएगा ना। ट्रायंगल लॉ को लगाने का तरीका ही ये है कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के किसको ज्वाइन करना है? हेड को ज्वाइन करना है। मैं तुमको फिर से एक बार वार्न कर रहा हूं कि आप वेक्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ना, क्योंकि ये केवल +1 के तो हर एक चैप्टर में यूज होगा ही होगा, आपको +2 के भी कई चैप्टर्स में यूज। टेक 5 मिनट्स, आज की क्लास रिवाइज कर लो, निकालो एनसीईआरटी बैक साइज। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट बैक साइज क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। 5 मिनट का आपके पास ब्रेक है।
ये ब्रेक आपको रिलैक्स करने के लिए नहीं है, आपको वेक्टर रिवाइज करने के लिए है। और उसके बाद आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट एक बार गो थ्रू हो जाना है। मैं 5 मिनट के अंदर में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस शुरू कर रहा हूं, ठीक है बेटा? फटाफट रिवाइज कर लो जरा।